स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिर से फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो है उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे आज हम। अब तक हमने 3 पार्ट पढ़ लिए फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन तथा गणतंत्र की स्थापना। देखिए, आपको बताया गया था कि 1791 में फ्रांस का संविधान तैयार कर लिया गया और संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप तैयार, ये जो कार्य किया था ये किया था नेशनल असेंबली ने। नेशनल असेंबली ने फ्रांस का जो संविधान था उसका प्रारूप तैयार कर लिया और प्रारूप तैयार करने के बाद में जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां, उसने उस प्रारूप के ऊपर हस्ताक्षर तो कर दिए, परंतु फ्रांस का जो शासक था लुई 16वें की जो थी वो गुप्त वार्ता चल रही थी। पड़ोसी जो देश थे उनसे उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी और ये जो वार्ता चल रही थी वो चल रही थी यूरोप के 2 देश प्रशा और ऑस्ट्रिया से इसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। अब 2 काम हो रहे थे। एक तरफ तो एक ऊपर के मन से लुई 16वां जो है ये गणतंत्र की स्थापना में, यानी कि जो संविधान का प्रारूप है उसमें भी अपनी सहमति दे रहा था, सिग्नेचर भी कर रहा था। इसके साथ साथ में गुप्त वार्ता चल रही थी प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ में। जब इस चीज का पता लगा नेशनल असेंबली को, तो नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था चल रही थी, 3 स्तरीय व्यवस्था, जिसके अंतर्गत 3 अलग अलग कार्य चलेंगे। अब सबसे पहला है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन करने की 3 शक्तियां अलग अलग काम कर रही हैं। व्यवस्थापिका का जो कार्य है अर्थात कानून बनाने का कार्य, ये कर रहे हैं नेशनल असेंबली के लोग। नेशनल असेंबली, ये नेशनल असेंबली जो थी इसमें 745 सदस्य थे जो चुने गए थे 50,000 लोगों के द्वारा। और ये 50,000 लोग किसमें से थे? फ्रांस की 2.8 करोड़ जनता में से। ये 50,000 कौन थे? केवल पुरुष थे और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों, उन्हें मत देने का अधिकार था। ये 50,000 लोगों ने मिलकर 745 लोग चुने जो नेशनल असेंबली में विधायिका का या फिर व्यवस्थापिका का कार्य करते थे। कार्यपालिका के अंतर्गत खुद सम्राट आता था और उसके मंत्री आते थे, जिनका कार्य होगा कानून का क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका के अंतर्गत न्याय व्यवस्था थी और ये न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी न्यायाधीश होते थे वो इन्हीं लोगों में से चुने जाते थे। ये लोग चुनते थे उनको, जिनके पास में योग्यता होती थी। योग्यता के आधार पर न्यायपालिका के चुने जाते थे ये लोग। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वें ने संविधान के प्रारूप पर सिग्नेचर करके अपनी सहमति देती थी, परंतु उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ में। और जब तक नेशनल असेंबली को पता चलता, नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करने के पश्चात उन्होंने ये आदेश जारी करवा दिया कि ठीक है, अब हम प्रशा और ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण करेंगे। और फिर यहाँ से सेना भेजी गई प्रशा और ऑस्ट्रिया के पर आक्रमण करने के लिए। और इसी सेना में यहाँ से जो सेना चली, फ्रांस से सेना चली और फ्रांस से सेना जाके और प्रशा और ऑस्ट्रिया इनसे युद्ध करने के लिए पहुंची। इनसे युद्ध करने के लिए जाते समय देखिए
जो यहाँ के जो लोग गए थे युद्ध करने के लिए, इनमें साधारण जनता के लोग भी थे, कृषक भी थे, पुरुष भी थे, सामान्य पुरुष भी थे। ये लोग युद्ध करने के लिए गए। युद्ध करने का जो इनका जो मानस था, लोगों के अंदर एक ऐसी भावना थी कि यूरोपीय देशों के विरुद्ध हम युद्ध करने जा रहे हैं, अब हमें मुक्ति मिल सकती है, एक समान समतापूर्ण न्याय मिल सकता है, हमें समतापूर्ण हमें अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने प्रशा राष्ट्रीय का जो आक्रमण था, उस आक्रमण को उन्होंने देशभक्ति आक्रमण या यूं कहें कि राष्ट्रवाद के रूप में उन्होंने इस आक्रमण को लिया। यहाँ के जो लोग गए वो गाने मतलब देशभक्ति के गाने गाते हुए गए, जिसमें एक कवि था, देखिए रोजेट दी लाइन, एक कवि था ये, जिसने एक गीत लिखा था और उस गीत का नाम था मार्सिले। फ्रांस के लोग पहली बार युद्ध करने जा रहे हैं प्रसार ऑस्ट्रिया से, और प्रसार ऑस्ट्रिया से युद्ध करते जाते समय फ्रांस के जो लोग थे उनके जबान पर देशभक्ति के गाने थे। उन देशभक्ति के गानों में एक गाना था कवि रोजेट दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले गान। इसको गाते हुए लोग आगे बढ़े और उन्होंने युद्ध किया, और आगे चलकर यही जो मार्सिले गान है, यही मार्सिले गान फ्रांस का राष्ट्रगान बना। दोबारा से बता दें आपको कि फ्रांस नेशनल असेंबली ने प्रस्ताव पारित कर दिया जब उनको पता लगा कि प्रसार ऑस्ट्रिया की गुप्त वार्ता चल रही है लुई 16वें के साथ में, और वो कभी भी फ्रांस पर आक्रमण कर सकते हैं। इससे पहले नेशनल असेंबली ने प्रस्ताव पारित करके प्रसार ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यहाँ से लोग जो चले, फ्रांस से जो लोग हैं वो युद्ध करने के लिए प्रसार ऑस्ट्रिया की तरफ बढ़े, तो उनके मुख पर, उनके लबों पर देशभक्ति के तराने थे। उन्हीं देशभक्ति के तरानों में एक गीत था जिसका नाम था मार्सिले गीत या मार्सिले गान। जो मार्सिले गान है वो एक कवि था, फ्रांसीसी कवि, जिसका नाम था मार्सिले। एक पुस्तक थी एक कवि मार्सिले की, जिसका नाम था रोजेट दी लाइन। इस पुस्तक का नाम है रोजेट दी लाइन। जो पुस्तक है उस पुस्तक में ये गीत लिखा हुआ है मार्सिले। यही मार्सिले गान फ्रांस का राष्ट्रगान है। अब देखिए फ्रांस में जब ये सारे जो लोग थे, अधिकांश जो लोग थे वो युद्ध करने के लिए चले गए। अब यहाँ पर जो औरतें थी फ्रांस की, उन औरतों पर घर के कार्य करने के साथ साथ में उन पर एक जिम्मेदारी आ गई, परिवार को संभालने की जिम्मेदारी, परिवार का बोझ वो भी इन पर आ गया। इसके साथ साथ ही देखो स्थिति ये हुई कि वहां पर युद्ध चल रहा है, इधर स्थिति ये हुई कि जो पाव रोटी थी उसके भाव बढ़ गए, और दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। और महंगाई बढ़ने के साथ साथ में फिर स्थिति ये हुई कि कुछ राजनीतिक दल थे जो फ्रांस में अनेक स्थानों पर अनेक समूहों के रूप में चर्चाएं किया करते थे, फ्रांस की राजनीतिक चर्चाएं। उन्हीं राजनीतिक चर्चाओं में एक क्लब था जिस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ। जो फ्रांस की राजनीतिक वार्ताएं होती थी अनेक स्थानों पर, उन स्थानों पर एक क्लब था जैकोबिन क्लब। ये एक राजनीतिक क्लब था जिसका जो नेता था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये जैकोबिन क्लब का नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इसके जो सदस्य थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य कहलाते थे और उनको कहा जाता था सौ कुनात। सौ कुनात का जो शाब्दिक अर्थ होता है
वो होता है बिना घुटनने वाले। कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रांस के जो अमीर लोग थे वो घुटना पहनते थे। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे उनको सौकुनात कहा जाता था, और सौकुनात का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। अर्थात जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो लाल धारीदार पतलून पहनते थे और लाल टोपी धारण करते थे, और लाल टोपी जो थी वो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लाल टोपी जो थी वो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। जैकोबिन क्लब अस्तित्व में आया, लोगों की नजर में आया, और इसके बाद में धीरे धीरे वो ख्याति प्राप्त करता गया, और ख्याति प्राप्त करने का नतीजा ये रहा कि पूरी तरीके से जो फ्रांस में ये जो जैकोबिन क्लब है और ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है वो पूर्णतः अस्तित्व में आ गया, राजनीतिक अस्तित्व में। और अस्तित्व में आने के पश्चात देखिए 21 सितंबर 1792 को फ्रांस गणतंत्र देश बन गया। गणतंत्र देश बन गया। जो लुईस 16वां था, लुईस 16वें को गिरफ्तार कर लिया गया, कारावास में डाल दिया गया। उसकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनेट, उसको भी कारावास में डाल दिया गया। दोनों के ऊपर मुकदमा चला, न्यायालय में वो दोषी पाए गए। दोषी पाने का जो सजा के रूप में उनको गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, और गिलोटीन पर चढ़ाने के पश्चात उनको मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड देने के पश्चात अब फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई, और गणतंत्र की स्थापना के बाद में अब देखो फ्रांस में क्या क्या गतिविधियां होंगी। गणतंत्र की स्थापना हो गई फ्रांस में, और गणतंत्र की स्थापना के पश्चात अब मत देने का जो अधिकार है वो 25 वर्ष से अधिक पुरुष और महिलाएं दोनों को दिया गया। इससे पहले जो मत देने का अधिकार तो इससे पहले भी था, लेकिन केवल 25 वर्ष से अधिक पुरुषों को ही अधिकार प्राप्त था मत देने का, महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। दूसरी चीज ये थी कि 25 वर्ष से अधिक उन्हीं पुरुषों को मत देने का अधिकार था जो पुरुष एक महीने में कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों, उन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार था। लेकिन क्योंकि जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था, अध्यक्ष था रोबेस्पियर, उसने अपना क्लब ही ऐसा बनाया तो उसके क्लब में निम्न स्तर के लोग ज्यादा शामिल थे, निम्न वर्ग शामिल था। इनमें दिहाड़ी मजदूर, पेस्ट्री बनाने वाले, कामगार लोग, कृषक लोग, घड़ीसाज, ऐसे छोटे मोटे जो निम्न वर्ग के लोग थे वो उसके क्लब में ज्यादा शामिल थे। इसी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर हुआ। और जब ये पूर्णतः अस्तित्व में आया, राजनीतिक अस्तित्व में, तो उसने मत देने का जो अधिकार था वो सभी लोगों को दे दिया, चाहे वो टैक्स चुकाते हो या नहीं चुकाते हो। 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिलाओं दोनों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। कब? आतंकराज में। और ये आतंकराज किसका था? ये आतंकराज था जैकोबिन क्लब के अध्यक्ष। कौन थे भाई? जैकोबिन क्लब, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसने शासक बनने के बाद में सबसे पहला काम तो ये किया कि जो मत देने का अधिकार है वो स्त्री और पुरुष सबको दिया गया, चाहे वो कर चुकाते हो या नहीं चुकाते हो। और यहां से इसका शासन शुरू हुआ 1793 से, आतंकराज। इसके अंतर्गत देखो इसने जो काम किया, पहला तो है मताधिकार,
समान मताधिकार ये दिया गया। इसने फिर दूसरी चीज चलाई समता रोटी। देखो जो अमीर तबके के लोग थे वो व्हाइट कलर का जो बिल्कुल शुद्ध आटा होता है मैदा जैसा, उस मैदे की रोटी खाया करते थे अमीर तबके के लोग। उसने क्या किया, जो व्हाइट कलर की जो मैदे की जो रोटी थी उसको बंद करवा दिया और उसने एक समान जैसा जो गेहूं चलता है उस गेहूं की राशनी करवाई उसने, गेहूं की और गोश्त की। क्योंकि फ्रांस में जो लोग अधिकांशतः जो लोग थे वो नॉन वेजिटेरियन थे। राशन के हिसाब से लोगों को अनाज दिया गया, एक समान अनाज दिया गया और एक समान कीमत प्रणाली लागू कर दी उसने। जितने भी चर्च थे वो चर्च उसने बंद करवा दिए और उस जगह बैराक बनवा दी उसने, कैद खाना। इसके साथ साथ जो उसके अमीर लोग थे, अमीर लोगों को या अमीर तबके के लोगों को और उससे बगावत करने वाले जो लोग थे उनको एक अलग कोड बना दिया उसने, देशद्रोही न्यायालय। उस देशद्रोही न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया जाता था और उनके ऊपर जब उनका अपराध सिद्ध हो जाता था तो उनको गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। अब आप कहोगे कि ये गिलोटीन क्या है, तो गिलोटीन क्या होता था, दो खम्भे होते थे। खम्भे के ऊपर ये जो खम्भे हैं, दो खम्भे, एक ये और एक खम्भा ये, इसके ऊपर एक तार लगा होता था और इसमें एक मशीन होती थी, आरा मशीन टाइप की एक चक्री हुआ करती थी। अब ये जो कोई भी व्यक्ति होगा उसको किसी चीज के ऊपर चढ़ा दिया जाता था। यहां पर चढ़ाने के बाद में जैसे यहां चढ़ा दिया और यहां चढ़ा के उसको इस तरह से खड़ा कर दिया जाता था। हाथ बांध दिए जाते थे, पैर बांध दिए जाते थे और इस रस्सी के सहारे खड़ा कर दिया जाता था। ये जो मशीन होती थी ये गोल गोल घूमती हुई आती थी और गोल इसी रस्सी के सहारे घूमती हुई आती थी और इसका सिर धड़ से अलग कर देती थी। इस मशीन को कहते थे गिलोटीन। फ्रांस में रॉबेस्पियर के शासनकाल में सबसे ज्यादा गिलोटीन पर चढ़ाकर लोगों को मारा गया था। अब तक जो लोग रॉबेस्पियर का साथ दे रहे थे उस शासनकाल के दौरान इतनी गतिविधियां, इतना आतंक बढ़ गया कि अब तक जो लोग उसका साथ दे रहे थे, उसके गुणगान कर रहे थे, वो लोग भी उसके विरोधी हो गए और इसीलिए इस काल को कहा जाता है आतंक राज। और इसके पश्चात क्या हुआ कि जो अब तक स्थिति ये हो गई थी रॉबेस्पियर के शासनकाल में कि जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली जो विधायिका का कार्य करती थी, अब उस नेशनल असेंबली में वो लोग आने लग गए जो 25 वर्ष से अधिक थे, स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो लोग टैक्स देते हो या नहीं देते हो, लेकिन वो जब नेशनल असेंबली में आने लगे तो उस नेशनल असेंबली का नाम रख दिया गया कॉन्वेंट, और जिसको कहते हैं कन्वेंशन। नेशनल असेंबली का नाम रॉबेस्पियर के शासनकाल में जो विधायिका थी, जो कानून बनाने का कार्य करती थी विधायिका, उस विधायिका को पहले नेशनल असेंबली कहा जाता था। जैकोबिन क्लब का जो नेता था रॉबेस्पियर शासक बना तो इसका नाम रख दिया गया कन्वेंशन। अब इस विधायिका को कहा जाता है कन्वेंशन, इससे पहले कहा जाता था नेशनल असेंबली। कन्वेंशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये जो आतंक फैल चुका था रॉबेस्पियर के शासनकाल में, उसके ऊपर मुकदमा चला और मुकदमा चलाकर मुकदमे के अंतर्गत न्यायालय में उसको दोषी करार दिया गया। दोषी करार देने के पश्चात उसको गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया और इसके पश्चात ये आतंक राज जो है वो खत्म
खत्म होने के पश्चात अब देखिए दोबारा से ये जो शासन था ये दोबारा से अब आ गया अमीर वर्ग के पास में। यहां चल रहे हैं अपन, अब वापस शासन आ गया अमीर वर्ग के पास में। अमीर वर्ग ने वापस से सबसे पहले वही किया कि 25 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, अधिक आयु के पुरुषों को ही मत देने का अधिकार दिया गया। वापस से ले लिए गए वो अधिकार, जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार था वो उनसे वापस ले लिया गया। केवल 25 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को ही मत देने का अधिकार दिया गया, और जो 3 दिन के बराबर की मजदूरी के बराबर का टैक्स चुकाते हैं उन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया यहां डायरेक्ट शासन में। और यहां इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अब देखो, अब तक तो थी कार्यपालिका के अंतर्गत रॉबेस्पियर ही सर्वे सर्वा था, यानी कि यहां जो कार्यपालिका थी तो वो एक व्यक्ति अधीन थी। अब डायरेक्टरी शासन के अंतर्गत ये जो कार्यपालिका थी उस कार्यपालिका को एक व्यक्ति अधीन में ही होकर 5 व्यक्तियों में बांट दिया गया। अब कोई भी जो कार्य करेगा वो 5 व्यक्ति मिलकर करेंगे कार्यपालिका के अंतर्गत। ये जो कन्वेंशन थी ये वही कार्य करेगी व्यवस्थापिका का, यानी कि कानून बनाने का, और न्यायपालिका के अंतर्गत न्याय किया जाएगा। लेकिन ये 5 व्यक्तियों की जो कार्यपालिका बनाई, इसका मतलब यह है कि 5 व्यक्ति मिलकर अब शासन कार्य संभालेंगे राजा की जगह। अब राजा एक नहीं है, 5 व्यक्ति मिलकर राजा बने हुए हैं। इसी को ही कहा गया डायरेक्टरी शासन। इसके अलावा फ्रांस के अंतर्गत विधान परिषदों का भी गठन किया गया। विधान परिषद में भी शासन होगा। अब होता क्या था कि ये डायरेक्टरी शासन लग रहा है, यहाँ 5 व्यक्ति मिलकर शासन कर रहे हैं, और ये जो राज्यों में विधान परिषदें थी इनका इनसे टकराव होता रहता था। और जब कभी भी इन 5 व्यक्तियों की इच्छा करती, कोई राज्य ऐसा है जहां की विधान परिषद ऐसी है कि उनकी बात को नहीं मान रही है, तो विधान परिषद को भंग कर दिया जाता था। और ऐसी स्थिति में जब डायरेक्टरी शासन के अंतर्गत कार्यपालिका और विधान परिषद दोनों टकरा रही हैं, ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति निकल कर आएगा और उसे कहेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। आज के लिए इतना ही, और पढ़ाएंगे आपको कल अंतिम भाग में फ्रांस की क्रांति पार्ट 5।